चलो ठीक है, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, उसके बारे में कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। जितना हमने पढ़ा है सॉल्यूशन में, उतने में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पहले पूछ लो, अपन उस पर बात कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी आर्यन बोलो बाबू, क्या समस्या है? एक सेकेंड जाओ, मैं ऑडियो ऑन करने का परमिशन दे रहा हूँ। हाँ बोलो आर्यन। सर पार्ट्स पर मिलियन नहीं समझ में आया, उसको एक बार फिर से बता दीजिए। पीपीएम समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बता दो, ठीक है। ओके, और किसी को कोई समस्या है? ठीक है चलो, सो मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और कहानी शुरू करते हैं अपन। ठीक है, देखो पीपीएम का मतलब क्या होता है, समझो इस चीज को। पीपीएम का मतलब हुआ कि जैसे मान लो, ऐसा समझो, देखो मान लो ऐसा हुआ कि मैंने ये स्टाइलस, ध्यान से सुनना, मैंने ये स्टाइलस क्या किया, इस तरह का स्टाइलस मेरे पास मान लो कि 10,000 है, ठीक है। और उस 10,000 स्टाइलस में मान लो 5 स्टाइलस जो है वो डैमेज्ड है, 5 स्टाइलस जो है वो डैमेज्ड है। चलो यहाँ डेटा 3 का लिया तो 3 डैमेज है मान लो, ठीक है। 10,000 स्टाइलस लिया, उसमें से 3 जो है वो डैमेज्ड है। तो बोला कि बताओ डैमेज्ड स्टाइलस का पीपीएम कितना होगा, डैमेज्ड स्टाइलस का पीपीएम कितना होगा। अच्छा 10,000 में 3 डैमेज है, तो 10 लाख में कितना डैमेज होगा ये निकाल सकते हो। डन है, तो हम कैसे निकालेंगे? एक तो यूनिटरी मेथड लगा सकते हो कि भैया 10,000 में अपने पास 3 डैमेज है, ठीक है, 10,000 में 3 डैमेज है, तो 10 लाख में कितना होगा डैमेज। एक्स मान लिया, इसको इधर किया, इसको इधर किया, ये जो एक्स आया दैट इज पीपीएम। अब समझो इस पीपीएम का मतलब क्या होता है। पीपीएम का मतलब होता है कि अगर मैंने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 1 मिलियन लिया है, सॉल्यूशन में अगर बात करें तो, कि पूरे सॉल्यूशन का पार्टिकल अगर 1 मिलियन लिया है तो उसमें सॉल्यूट कितना है, पूरा सॉल्यूशन का पार्टिकल अगर 1 मिलियन है तो उसमें सॉल्यूट कितना है, ठीक है। मान लो कि जैसे पानी है, अब जैसे ये कहानी है, जैसे ये वाटर है, वाटर मान लो NaCl मिला दिया। अगर मैं इस पानी में इस सॉल्यूशन का 1 मिलियन पार्टिकल ले लूं, 10 लाख पार्टिकल ले लूं सॉल्यूशन का, सो उसमें NaCl के पार्टिकल्स कितने हैं, दैट इज सिंपली पीपीएम। सो मान लो कि अगर मैं 1 मिलियन में मान लो कि 10 पार्टिकल NaCl के हैं, तो हम बोलेंगे कि NaCl कितना पीपीएम है, 10 पीपीएम है। फॉर्मूला कैसे बोलते हैं? तो फॉर्मूला बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या नंबर के टर्म में हो सकता है, मास के टर्म में हो सकता है, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या नंबर के टर्म में, तो मान लो जैसे अभी 10 बोला, डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, कितना आपने सॉल्यूशन लिया था, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। इसको भी चाहो तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 3 डिवाइडेड बाई 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10⁶। डन है। ये बिल्कुल वैसे ही है आर्यन, जैसे अपने पास परसेंटेज होता है, परसेंटेज आउट ऑफ 100 बताते हैं कि 100 में वो चीज कितनी है। जैसे मान लो किसी का 50 नंबर का टेस्ट हुआ और उसमें 10 नंबर आया, तो हम बोलेंगे कितना परसेंट हुआ, तो हम बोलेंगे कि 50 में अगर 10 आया तो 100 नंबर का होता तो 20 आता, तो हम बोलते 20% हुआ। तो उसी तरीके से पीपीएम है कि इतने में ये चीज इतना है, तो बताओ 1 मिलियन में वो चीज कितनी होगी, दैट इज पीपीएम। फॉर्मूला अपने पास है। अब ये अमाउंट ग्राम में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। डन है, फीलिंग आ गई कि पीपीएम चीज क्या है आर्यन? चलो ठीक है, ओके। और किसी को कोई समस्या बोलो निमेश। सर अमाउंट मोल में लेंगे। अमाउंट तो किसी मास में भी होता है। देखो ये पीपीएम दोनों तीनों में मतलब क्या बोलते हैं इसको, डिफाइंड है, मोल्स में भी डिफाइंड है, मास में भी डिफाइंड है। यूजुअली मास को लेकर चलते हैं, ठीक है, इसलिए अमाउंट लिख दिया था वहां पे, यूजुअली मास होता है। डन है, यस सर। चलो ओके। सो नेक्स्ट आते हैं, दैट इज मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है? तो मोलारिटी पढ़ते आ रहे हैं, 11th क्लास में पूरा मोलारिटी पढ़े हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पढ़े हैं, बहुत यूज भी किए हैं। सो मोलारिटी इज सिंपली क्या होता है भैया, सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एम से इसको बताते हैं, इसकी यूनिट भी कैपिटल एम ही होती है, ठीक है। सो दिस इज मोल्स
ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें भैया? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। लीटर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि मोलैरिटी क्या होता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, कितने बार यूज हो चुका है इस टर्म के साथ, तो हम हैबिचुएटेड हो चुके हैं भैया। रात को भी कोई पूछेगा मोलैरिटी क्या होता है तो बता सकते हैं, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आसान सा है। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी? तो भैया इसका यूनिट जो होता है, ये ध्यान रखिएगा, यूनिट मोल पर लीटर होता है। और सिर्फ कैपिटल एम भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल एम का भी मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर ही। और मोलर भी लिखा जाता है, तो मोलर का भी मतलब यही होता है, दैट इज मोलैरिटी। ठीक है, सो मोल पर लीटर, कैपिटल एम या मोलर, तीनों में से कुछ भी दिखे तो आप बोल सकते हो कि दैट इज क्या है? मोलैरिटी है। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये सबसे ज्यादा, सबसे वाइड यूज किया जाने वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है इन केमिस्ट्री, सबसे अधिक यूज किया जाता है इसका। चलो, सो ये क्वेश्चन है आपके पास, बोलता क्या है कि कैलकुलेट करो मोलैरिटी को अगर 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व किया है 450 ml पर 5 ग्राम NaOH डिसॉल्व किया है और 450 ml का सॉल्यूशन बना है, तो फटाफट से बताओ मोलैरिटी कितनी होगी। शुरू हो जाओ। 5 ग्राम NaOH लिया है, कितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है? 450 ग्राम। ठीक है, अंशु लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सर क्वेश्चन हट गया। चलो ठीक है, लिख लिए होगे आई गेस। करो सॉल्व। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि मास आपको दिया हुआ है। बहुत लोगों ने आंसर भेजा है, एक मिनट। रिवांश गलत है बाबू, रोशन गलत है, रोशन फिर से चेक करो। दीक्षा ठीक है, सही है। रितेश देखना पड़ेगा यार, रितेश सॉल्व करके आएगा क्या? रितेश उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। आर्यन ठीक है, रितेश डेसिमल में कन्वर्ट करो उसको। चलो, तो बहुत लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है, फटाफट से अपन देख लेते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, सो हमको बोला है कि भैया आपके पास सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूट आपके पास है NaOH। सॉल्यूट आपके पास क्या है, तो सॉल्यूट आपके पास है NaOH। ठीक है, चलो सॉल्यूट NaOH है तो इसका मोल्स कितना आएगा, तो मास दिया है 5 ग्राम। चलो तो पहले इसका तो मोलर मास देखो कितना आएगा। सो मोलर मास इसका जब निकालते हैं तो ये आता है 40, 23, 16 और 1, तो दैट इज 40। सो मोल्स कितने आएंगे इसके? सो भैया मोल्स कितना आएगा, तो मोल्स अपन लिख सकते हैं, दैट इज मास दिया है 5 ग्राम, मोलर मास है 40। सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.125 के लगभग।
ठीक है, लगभग क्या एग्जैक्टली यही आएगा। चलो नेक्स्ट अपन आते हैं कि भैया मोलारिटी क्या होगा, तो मोलारिटी इक्वल्स टू, ठीक है अनिमेश, ठीक है रितेश, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो सो मोलारिटी क्या होता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो 0.125 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, सो 450 ml है, इसको हमको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 450 ml डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, तब जाके ये लीटर में होगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.277 के लगभग, ठीक है। तो 0.27 तक अपन रखते हैं, ये अपने पास हो जाएगा। यूनिट क्या रहेगा, मोलारिटी, मोलर रहेगा या मोल पर लीटर रहेगा, तो चलो अभी यूज कर लेते हैं मोल पर लीटर या मोलर, ठीक है, चलेगा। चलो सो ये अपने पास कहानी हो गई मोलारिटी की, कि भैया मोलारिटी का फॉर्मूला लगा लिया, सॉल्व कर लिया। किसी को तकलीफ लगे इस क्वेश्चन में, समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो, अपन बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। डन है, चल ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन मोलालिटी। देखो ये जो टर्म है ना, ये टर्म थोड़ा इन कंपैरिजन टू अदर्स, ये थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाने वाला है, थोड़ा सा इसमें मेहनत करने वाला टर्म है, ठीक है। और सबसे अलग चीज इस टर्म के बारे में क्या है कि अभी तक आप जितना पढ़ते थे ना, जितने टर्म्स पढ़े हो, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट सबका सेम है, लेकिन इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज किया गया। चलो सो मोलालिटी होता क्या है, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से। होता क्या है ये, सो दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में बिल्कुल वही है, बट डिवीजन में देखो क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास, और ये भी किसमें होना चाहिए, केजी में। अब ये सबसे अलग क्यों है, सबसे अलग क्यों इसको रखा गया, देखो अभी तक जितने भी टर्म्स पढ़े उसमें होता क्या था कि ऊपर में सॉल्यूट और नीचे में सॉल्यूशन, सबको निकाल के देखो, चाहे वो मास के टर्म में हो, वॉल्यूम के टर्म में हो, मोल्स के टर्म में हो, किसी के भी टर्म में हो, टर्म बदल सकता है, लेकिन ऊपर में सॉल्यूट और नीचे में सॉल्यूशन होता था। ये अकेला ऐसा टर्म है जिसमें ऊपर में सॉल्यूट और नीचे में सॉल्वेंट होता है, नीचे सॉल्वेंट होता है। और कोई भी ऐसा अपने पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं है जिसमें नीचे में सॉल्वेंट यूज किया जाता है। मैं बार बार इस चीज को फोकस करके बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये अकेला ऐसा टर्म है जिसमें नीचे में सॉल्वेंट होता है, बाकी सारे ही अपने पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऐसे हैं जिसमें कि ऊपर में सॉल्यूट और नीचे में अपने पास सॉल्यूशन का ही, जो भी चीज होता है वो सॉल्यूशन का होता है। डन है, चल सो ये अपने पास कहानी हो गई मोलालिटी की। अब फटाक से क्वेश्चन करते हैं। सो बोलता क्या है कि कैलकुलेट करो मोलालिटी 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड, ठीक है, जब वो 75 ग्राम बेंजीन में मिक्स किया गया है। 75 ग्राम बेंजीन में जब 2.5 ग्राम इथानोइक एसिड को डाला गया, तो बताओ कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, फटाफट से सॉल्व करो। बेंजीन का फॉर्मूला किसी को नहीं पता तो मैं लिख दे रहा हूं, दैट इज C6H6। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करो इसको। पहले मोल्स निकालोगे, फिर फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है रोशन,
रोहित ठीक है, दिव्यांशु गड़बड़ है, अनिमेश ठीक है, दीक्षा ठीक है, अनुष्का ठीक है, आर्यन ठीक है, रितेश ठीक है, चलो सो मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व कर लिया, अपन देखते हैं इसको। सो बोलता क्या है कि 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड है, 75 ग्राम बेंजीन में है, बताओ इसका मोलालिटी कितना होगा। चलो भैया मोलालिटी देखते हैं कितना होगा। सो मोलालिटी इक्वल्स टू क्या होता है, सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्यूट अपने पास कौन है, तो चलो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ, किसी को तकलीफ है तो मुझे बता देना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो 2.5 ग्राम डिवाइडेड बाई इथेनोइक एसिड का मोलर मास कितना आया, तो भैया इथेनोइक एसिड है CH3COH, मोलर मास कितना आ रहा है 60। जल्दी बताओ मुझे, मोलर मास 60 आ रहा है। चलो यस सर, डिवाइडेड बाई, ठीक है ओके। नेक्स्ट आते हैं अपन, दैट इज बेंजीन। बेंजीन का मास अपने को कितना दिया है, दैट इज 75 ग्राम। लेकिन बेंजीन के मोलर मास से या फॉर्मूले से हमको कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके मोल्स हम निकाल के क्या करेंगे, हमको चाहिए, हमारे पास तो सॉल्वेंट है ये, ठीक है। सो भैया हमको क्या करना है, इसका मास है 75 ग्राम। अब एक चीज है जो इसको हमको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए भैया हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो हम बोल सकते हैं 75 डिवाइडेड बाई 1000, तो अपने पास सीधे ये सेट आ गया 2.5 अपॉन 60, 75 डिवाइड बाई 1000। इसको कर लो सॉल्व, तो ये सॉल्व करोगे तो भैया ये कुछ इस तरीके से करोगे, 2.5 अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 75। इसको जैसे सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.5655 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास मोलरिटी कितनी आ गई, लगभग 0.56 आ गई। डन है क्या? कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया ये चीज समझ नहीं आया, जादू हो गया है? ठीक है, बड़े आगे। हाँ ठीक है दिव्यांशु, 1/, नहीं यार कुछ अलग लिखा था बेटा, 5/3 दिया था शायद आंसर। तो ये 5/3 नहीं आएगा ना, सॉल्व करके देखो, ये 5/3 थोड़ी आएगा, 0.56 5/3 नहीं आएगा ना, ठीक है। इथेनॉलिक एसिड का 50 आ रहा है, और देखना पड़ेगा मुझे भी ध्यान, मैं ऐसे बोल रहा हूँ 12 24 प्लस 32 प्लस 4 तो 10, कहाँ 50 आ रहा है मेरे भाई, 60 आ रहा है यार, क्या कर रहा है रोशन, देख तो। डन है, चल ठीक है ओके। नेक्स्ट आते हैं अपन, अपने पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के, एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं टिक लगाते जा रहा हूँ। सबसे पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करो, आंसर मुझे नहीं याद है, ठीक है, तुम सॉल्व करो, अगर मैक्सिमम लोगों का वही आंसर होगा तो मान लेंगे कि भैया सही है, और क्या, तो मुझे आंसर ध्यान नहीं है इसका, सॉल्व कर दूंगा मैं सामने सामने, ठीक है। तो इसको फटाफट से सॉल्व करो सबके। तो पहला वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, और किसी को लगे कि समझ नहीं आया कैसे सॉल्व करना है तो पूछ लेना, लेकिन सारे क्वेश्चन क्लास में करने हैं। फेयर, हाँ बिल्कुल रिवांस, फेयर में ही करना है भाई, रफ ऑफ कुछ नहीं होता, सब फेयर होता है, ठीक है। रफ क्या होता है यार, रफ ऑफ कुछ नहीं होता। मतलब सर अपने क्वेश्चन नहीं उतारते हैं। नहीं समझा, फिर से क्या बोला, आवाज ही नहीं आया क्लियरली। रफ में क्वेश्चन नहीं बनाते ऐसा कुछ क्या? देखो जहां पे थियरी लिख रहे हो ना वहीं पे सॉल्व करना है, सिंपल। यस सर। जहां पे भी, हाँ बिल्कुल साथ में करना।
मास परसेंट निकालना है। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है, दूसरे क्वेश्चन में मजा आएगा। जिसका पहला हो गया दूसरा सॉल्व करो, आंसर मत भेजना बट सॉल्व करते जाओ। पहला दूसरा तीसरा ये तीनों सॉल्व करना है, चौथा पांचवा होमवर्क रहेगा। चलो ठीक है, ओके रोशन ठीक है, दिव्यांशु ठीक है, मोटे मोटे तौर पे ठीक है। रितेश थोड़ा कैलकुलेशन ठीक से करो बेटा, थोड़ा प्रिसाइज करो। आर्यन ठीक है, ठीक है, मतलब थोड़ा प्रिसाइज करोगे तो और सही आएगा, पर ठीक है, ओके। रोशन दूसरे का आंसर, अच्छा दूसरा भी नहीं भेजो, दूसरा नहीं भेजो, पहले पहला वाला सबका हो जाने दो। अभी तक 3-4 लोगों का आंसर आया यार, पहला वाला मास परसेंट तो आसान है, अनिमेश गड़बड़ है। दीक्षा किसका मास परसेंट निकाल रही है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का, बेंजीन का निकालना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का नहीं निकालना है। अच्छा दोनों का निकालना है, ठीक है ठीक है ठीक है, निकाल दोनों का निकाल, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अनुष्का सॉल्व कर ले बेटा उसको। फ्रैक्शन में कैसे बताए, फ्रैक्शन में पता नहीं चलता ना, सॉल्व कर दो इसको। रितेश ठीक है, चलो तो मैक्सिमम लोगों ने सॉल्व कर लिया, आसान सा क्वेश्चन है, फटाक से करते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि भैया मास हम कैसे निकालेंगे, जिसका भी मास परसेंट निकालना होता है उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। चलो भैया, तो मास परसेंट अपन निकालते हैं, पहले बेंजीन का ही निकाल लेते हैं, ठीक है, बेंजीन का। चलो बेंजीन का मास कितना दिया हुआ है, सो दिया हुआ है 22 ग्राम, ठीक है। कितने टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व किया गया है, तो भैया 22 ग्राम का बेंजीन है और 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है। चलो तो बस कहानी खत्म। सो 22 प्लस 122 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। ये किसका मास परसेंट है, बेंजीन का मास परसेंट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा लगभग लगभग मोटे तौर पे 15% के लगभग आएगा, ठीक है। चलो ये 15% आएगा, तो दूसरा वाला कितना होगा, तो तुम चाहो तो यहाँ से भी बता सकते हो कि 100 माइनस 15 तो लगभग लगभग 85%। बाकी चॉइस है तुम्हारी, सॉल्व करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो मास परसेंट ऑफ CCl4 जो होगा वो लगभग लगभग कितना होगा, लगभग लगभग 85%, लगभग, ठीक है। एग्जैक्ट की बात नहीं करें, 84.7 ठीक है, 84.7 दैट्स ओके, बट एग्जैक्टली मतलब मोटे तौर पे दैट इज 85%, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन। अब सेकंड वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको सोचो, आराम से करो, बताओ कि क्या आंसर आएगा। बोलता क्या है कि मोल फ्रैक्शन बताना है बेंजीन का एक सॉल्यूशन में, कौन से सॉल्यूशन में, जिसमें 30% जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, सॉरी 30% बेंजीन है, माय बैड। सॉल्व करो इसको फटाक से, मोल फ्रैक्शन निकालना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड वहां सॉल्वेंट है। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, कभी भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपको एक चीज करना है कि उसमें एजम्पशन लेना है। क्या एजम्पशन लेना है? अब मान लो कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, ऐसा एजम्पशन ले लो। ठीक है, तुम चाहो तो एक्स भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स में दिक्कत क्या है, बस इतना सा कि मैथमेटिकली आपको थोड़ा सा समस्या होगा आगे जाके चल के थोड़ा सा सॉल्व करने में। ठीक है, चलो ठीक है, जो सॉल्व कर रहे हैं करो, बाकी मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे। सो मैंने मान लिया, एजम्पशन ले लिया, एज्यूम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन का एजम्पशन ले लिया। अगर मेरे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें मास ऑफ बेंजीन कितना होगा? सो बोला है कि बेंजीन जो है वो 30% है, मतलब 100 ग्राम का 30% है। ठीक है, सो भैया हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा? तो मास ऑफ बेंजीन हम बोल सकते हैं क्या कि दिस इज सिंपली 30 ग्राम। इसमें किसी को दिक्कत है? चलो इसको मैं बता देता हूँ ये कैसे आता है, फॉर्मूला लगा के बताता हूँ। 30% बोला है, मास बाय मास का फॉर्मूला क्या होता है? सो 30% बोला है कि भैया बेंजीन का मास बाय मास कॉन्सेंट्रेशन है। मास ऑफ बेंजीन मुझे नहीं पता, मैंने ऊपर मास ऑफ बेंजीन रख लिया, नीचे में टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का, तो 100 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, सो यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो गया, तो मास ऑफ बेंजीन कितना आ गया? 30 ग्राम आ गया। सो बेंजीन मेरे पास 30 ग्राम है। रिमेनिंग जो मेरे पास चीज है दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अपने पास CCl4 का मास कितना हो जाएगा? तो मैं यहाँ इसको थोड़ा नीचे में करके लिखता हूँ, मास ऑफ CCl4 ये कितना हो जाएगा? दैट इज 100 माइनस 30, मतलब ये 70 ग्राम हो जाएगा। डन है। अब दोनों का मास मुझे पता है, सॉल्वेंट का भी सॉल्यूट का भी मास पता है, दोनों के मोल्स नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं मोल्स भैया। इसके मोल्स क्या होंगे बेंजीन के? सो मास बाय मोलर मास, तो 30 अपॉन मोलर मास इसका होता है दैट इज 78। ठीक है, चलेगा। चलो इसके लिए अपन सॉल्व करते हैं फटाक से। इसके मोल्स, तो मोल्स ऑफ CCl4, जल्दी से बताओ CCl4 का मोलर मास कितना आ रहा है? CCl4 का मोलर मास कितना आ रहा है? 154 आना चाहिए, कितना 154 आ रहा है। ठीक ठीक है, 154, 154। ठीक है, सो इसका मोलर मास कितना आ गया? 154 है। तो मोल्स कितने आ जाएंगे इसके? तो भैया 70 अपॉन 154। ठीक है, सर तो इसको इसके अभी डिवाइड करके निकालेंगे कि ऐसे ही छोड़ के आगे मतलब सॉल्व करेंगे? चॉइस है तुम्हारी, तुम अभी देखो निकाल लिए तो तुम सीधे फॉर्मूला में पुट कर दोगे, बाकी तुम चाहो तो तुम इसको एक लाइन में भी कर सकते हो, फाइनल फॉर्मूले में ले आके इसकी वैल्यू डाल दो, तो चॉइस है। बट ठीक है, अपन स्टेप बाय स्टेप करते हुए चल रहे हैं। ठीक है आर्यन?
यस। हाँ चलो नेक्स्ट अपने पास क्या हो गया, दोनों के मोल्स अपने पास आ चुके हैं, मोल्स ऑफ बेंजीन आ चुका, मोल्स ऑफ CCl4 आ चुका। अपने से पूछा क्या है, अपने से पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। फॉर्मूला लिखते हैं अपन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना होगा। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना होगा भैया, सो हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ बेंजीन, क्या लिख रहा हूँ यार, एक सेकंड, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना होगा। सो हम बोल सकते हैं कि मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ CCl4, ठीक है, CCl4। अब देखो मोल्स ऑफ बेंजीन कितना आएगा, तो इसको सॉल्व करके मुझे बताओ फटाक से, तो ये कितना आया है, मोल्स ऑफ बेंजीन कितना आया पहले 30/78 करने पे 0.385, चलो दिव्यांशु बोल रहा है 0.385 आया है, ठीक है। और ये कितना है दिव्यांशु, सेकंड वाला मोल्स ऑफ CCl4, कोई भी जो भी सॉल्व किया बता सकते हो, 0.455, मैं मान लेता हूँ भाई 4, ठीक है, तो 0.45 एजम्पशन लेते हैं, 0.45 मान लेते हैं, 2 ही डिजिट तक, ठीक है। तो बस यहाँ वैल्यू पुट करो, मोल्स ऑफ बेंजीन कितना है 0.38 डिवाइडेड बाई ये हो गया 0.38 प्लस 0.45, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे को सॉल्व करके बताओ फटाक से कितना आ रहा है, 2.22 नहीं आएगा किसी हाल में, ठीक है। ओके दिव्यांशु, दिव्यांशु इज सेइंग कि 0.45 आ रहा है, हाँ ठीक है, सो ये पॉसिबल है, ठीक है। सो 0.46 मान लो, 45 समथिंग आएगा, ये 7-8 आ रहा होगा, सो 0.46 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो गया 0.46, अप्रोक्सीमेशंस ले सकते हो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे सेम क्वेश्चन पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 कितना होगा, तो 1 में से माइनस कर दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 आ जाएगा। अगर इसको शॉर्ट में सॉल्व करना चाहते हो तो देखो ये जो चीजें हमने अलग अलग निकाली है, इसको सीधे यहीं पुट करते हैं, 30/78, यहाँ 30/78 और यहाँ 70/154, तुम्हारी चॉइस है, तुम चाहो बोर्ड्स में आएगा तो ऐसे करना यार, क्योंकि बोर्ड्स वाले दुखी हो जाते हैं टीचर लोग कि भैया एक ही स्टेप में कैसे कर दिया, बाकी एक स्टेप में भी करोगे तो कोई गलत नहीं है, किसी को सर तकलीफ। हाँ बोलो। सर मोल्स निकालने में सर कितना प्लेस तक जाएंगे डेसिमल के बाद? 2 जाओ यार, 2 से ज्यादा नहीं जाना होता, 2 के बाद कोई टेंशन नहीं है, तुम एग्जाम में सॉल्व भी करोगे, बोर्ड में भी सॉल्व करोगे, 2 तक जाओ, काम खत्म। 3 का यूज नहीं करना होता अपने को, ठीक है, 3 बुक में यूज देखोगे तो बुक वाले यूज कर देते, अपने को जरूरत नहीं है, 2 इज एनफ। बहुत ज्यादा अगर प्रिसाइज जाना है तो जाओ 3, बाकी मैं कभी रिकमेंड नहीं करता 3, मैं बोलता हूँ 2 तक करो, काम खत्म, उतने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। और मतलब देखो क्या है कि क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स या मैक्स टू मैक्स आएगा, बहुत हुआ तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, नहीं लगता कि 2 मार्क्स के लिए हम 3 डिजिट सॉल्व करें, इतना मेहनत करें, कुछ ज्यादा ही वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। चलो ओके, ठीक है, सेकंड हो गया, थर्ड पे जाओ फटाफट से, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो आसान सा है, घर पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये आपका होमवर्क है, आराम से इसको घर पे ट्राई करना, ठीक है, आराम से इसको घर पे ट्राई करना। आइडिया लग गया कैसे सॉल्व करना है, घर पे ट्राई करना है, स्क्रीनशॉट बुक तो है, बुक से कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो सो अपने पास ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की कहानी कि भैया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के साथ हम कैसे क्वेश्चन, किस तरह क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज सॉल्युबिलिटी। अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, प्रॉपर जो सॉल्यूशन वाली जो पार्ट है वो सॉल्यूशन अपना यहाँ से शुरू होता है कि भैया सॉल्यूशन क्या क्या जो जो चीज अपने को पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है दैट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब समझो पहले। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि हमने मान लो कि 100 ml जो है वो पानी ले लिया, मान लो मैंने ये 100 ml पानी ले लिया, इस 100 ml पानी में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस वाटर, ठीक है। अब वो हो सकता है कि नमक इसमें 50 ग्राम डिसॉल्व हो सकता है चीनी इसमें 10 ग्राम ही हो, सो अलग अलग सॉल्यूट के लिए सॉल्युबिलिटी अलग अलग हो सकता है। सो बेसिकली सॉल्यूट
कॉन्सेंट्रेशन टर्म से ज्यादा नहीं आता। बिल्कुल अनिमेश, बोर्ड्स में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन टर्म से क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है। सो बोला गया कि सॉल्युबिलिटी क्या है, तो सॉल्युबिलिटी क्या है, तो मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड, मैक्सिमम अमाउंट क्या सॉल्यूट का, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया हम इसको पानी में नमक तो मिलाया और फिर क्या कर रहे हैं, इसको गर्म करने लगे या इसको ठंडा करने लगे, नहीं। एक फिक्स टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व किया जा सकता है गिवन सॉल्वेंट में, दैट इज डिफाइंड एज सॉल्युबिलिटी। अब ये तो समझ गए कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है। क्या सॉल्युबिलिटी सारे के लिए, मतलब गैस के लिए, लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए सबकी कहानी एक जैसी है या अलग अलग है, क्या चीजें चलती है, अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे जो पहला चीज आता है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। अब सॉल्युबिलिटी सॉलिड का लिक्विड में कैसा होता है ये समझना तो बात का बात है, पहले तो ये जानना पड़ेगा कि क्या क्या सॉल्युबल किस में होता है। ध्यान से सुनना, क्या क्या सॉल्युबल किस में होता है, ठीक है। सो उसके लिए एक रूल है, दैट रूल सेज कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो एक जैसे होते हैं वो एक जैसे के साथ ही डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। तो भैया समस्या क्या है कि जैसे मान लो कोई इंडियन है, अब इंडियन की शादी मान लो अगर किसी अमेरिकन से हो जाए, किसी ब्रिटिश के साथ हो जाए, तो भैया बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहां पे, मतलब सिंक्रनाइज करना, ठीक है। या फिर ऐसे सोच के देखो कि भैया हम बिहार से रहने वाले, बिहार के हैं, ठीक है, और हमारे तरफ से किसी की अगर शादी साउथ इंडिया में किसी के साथ हो जाए तो फिर वहां पे भी मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो भैया लाइक डिसॉल्व लाइक क्या कहता है, लाइक डिसॉल्व लाइक कहता है कि जो एक जैसे हैं वही एक दूसरे के साथ डिसॉल्व हो सकते हैं, घुल मिल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल देसी भाषा में यही चीज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जाएं और चाइनीज वाले, मतलब किसी चाइनीज के साथ हो जाए शादी, तो भैया बड़ा बड़ा समस्या हो सकता है, ठीक है। तो अब लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब में इसका एप्लीकेशन कैसे है, किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं, तो कहते क्या है कि भैया पोलर जो सॉल्यूट होगा वो डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में, जो नन पोलर होगा वो डिसॉल्व होगा नन पोलर में। हमको ज्यादा इस पर रिसर्च नहीं करना, कुछ एग्जांपल के साथ समझ लेंगे। तो लाइक डिसॉल्व लाइक में क्या बोलता है, सो बोलता क्या है कि पोलर सॉल्यूट, तो इसके साथ कौन आएगा सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट आएगा, ठीक है। और अगर नन पोलर सॉल्यूट है तो नन पोलर सॉल्वेंट आएगा, नन पोलर सॉल्यूट, तो इसके साथ सॉल्वेंट भी क्या होगा, NP लिख दे रहा हूं, दैट इज नन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसका मतलब जो ये तो चलो ठीक है, तो देख लिया, लेकिन इसका कोई एप्लीकेशन है, किस तरह का एप्लीकेशन है भैया, कहाँ देखने को मिलता है। सो पोलर नन पोलर हमने क्लास 11 में बहुत डिटेल्स में पढ़ा था कि भैया पोलर नन पोलर क्या होता है, थोड़ा बहुत यहाँ सॉलिड स्टेट में पढ़ा। जिस भी कंपाउंड में चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं दैट आर नोन एज पोलर कंपाउंड्स। जिस भी कंपाउंड में चार्जेस क्रिएट नहीं होते दैट आर नॉन पोलर कंपाउंड्स। स्टार्ट में याद करो तो बॉन्डिंग में कुछ कंपाउंड देता था और पूछता भी था वेक्टर सम निकाल के, तो बताओ कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। सो चलो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे NaCl है। सो NaCl इज अ पोलर कंपाउंड, आसान भाषा में समझो आयनिक। जितने भी आयनिक होते हैं वो सारे पोलर होते हैं, ये एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखना। आयनिक जितने भी होते हैं वो सारे पोलर होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से सॉल्ट्स जो होता है वो लगभग पानी में डिसॉल्व होता है, क्योंकि लगभग सॉल्ट्स जो होते हैं, लगभग सॉल्ट, सारे नहीं, लगभग सॉल्ट्स आयनिक नेचर के ही होते हैं, ठीक है। सो NaCl जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। मतलब यहाँ से एक चीज तो पता चल गया कि भैया इन दोनों का नेचर कैसा होता है, पोलर होता है, ठीक है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक। नन पोलर का एग्जांपल, चलो भैया नन पोलर का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी जस्ट दो तीन एग्जांपल किए, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, ये दोनों ही नन पोलर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा तुम कोई भी दूसरा नॉन पोलर ले सकते हो, जैसे मान लो कि कोई दूसरा लिक्विड ले लिया, जैसे बेंजीन को ही लेते हैं, बेंजीन के साथ मान लो हमने ले लिया कोई इथेन ले लिया, वो जो गैस है, चलो ठीक है वो तो गैस में हो गया अपने पास। क्लोरोफॉर्म के अलावा एसीटोन ले लिया, किसी तरह का कोई एसिड ले लिया, इथानोइक एसिड भी लोगे तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इथीन ले लिया, इथाइन ले लिया, ये सारी चीजें नॉन पोलर नेचर की होती है। आंख बंद करके सोचो तो कार्बन वाले, कार्बन का जो खानदान है वो एक तरीके से क्या होता है, नॉन पोलर नेचर का होता है। सो हम यहाँ कह सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक एग्जांपल, जैसे बेंजीन,
साथ में क्लोरोफॉर्म, ठीक है, या CCl4, दोनों में से कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो या CCl4 ले लो। तो इतना नहीं लिखना, शॉर्ट में लिख रहा हूं CCl4, ठीक है। तो ये कहानी है कि कौन सा किसमें डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज और भी यहाँ पे आती है कि एक एग्जांपल और भी मैं बताता हूँ इसका। एक एग्जांपल ऐसे और भी सोच सकते हो। बचपन में हमको एक चीज पढ़ाई गई थी क्लास 10th में कि भैया जो मिसेल फॉर्मेशन होता है, जो डर्ट होता है, वो जो अपने पास सोप होता है उसके टेल वाले पोर्शन के साथ जाके लग जाता है। वहां भी ये सेम लॉजिक लगता है, क्योंकि डर्ट जो होता है वो नॉन पोलर नेचर का होता है, और कम जो अपने पास सोप होता है उसका जो टेल होता है वो भी नॉन पोलर नेचर का होता है। सो जो दोनों नॉन पोलर वो एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन अपने पास जो पोलर होगा उसमें सॉल्युबल नहीं होता। जैसे पेंट जो होता है, पेंट को पानी में मिलाओगे तो सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन एसीटोन में मिलाओगे तो सॉल्युबल होगा। उसको पेट्रोल में मिला दोगे तो सॉल्युबल होगा, ठीक है। सो ये अपने पास कहानी। CCl4 के बजाय तुम शुगर ले लो, शुगर भी एक नॉन पोलर है। ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज भी नॉन पोलर है, ठीक है। सो ग्लूकोज भी लेके तुम बोल सकते हो, अगर बेंजीन में मान लो ग्लूकोज डाल दिया तो क्या वो सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सॉल्युबल, ठीक है। सो मोटे तौर पे कार्बन वाले कंपाउंड। अब किसी के दिमाग में एक डाउट जरूर आया होगा कि शुगर भी तो कार्बन का है, वो तो पानी में डिसॉल्व होता है। तो क्या ऐसा जरूरी है कि हमेशा ये रूल फॉलो हो, हमेशा हार्ड एंड फास्ट हो? तो नहीं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सॉल्युबिलिटी का एक रूल है ये। हो सकता है कि किसी और वजह से कोई नॉन पोलर पोलर में भी डिसॉल्व हो जाए और कोई पोलर नॉन पोलर में भी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन वहां किसी और तरह का एप्लीकेशन हो सकता है, किसी और रीजन की वजह से हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम केसेस में लाइक डिसॉल्व लाइक फॉलो होता है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये भी बोल सकता है कि अभी उस समय इथानोइक एसिड का भी एग्जांपल लिए थे, इथानोइक एसिड बेंजीन में भी डिसॉल्व होगा और इथानोइक एसिड तो वाटर में भी डिसॉल्व होता है, तो उसकी कहानी क्या है भाई? तो सेम कहानी कि बहुत सारे ग्लूकोज है वो बेंजीन में भी होगा वाटर में भी होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो दोनों में चलती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस रूल को फॉलो करती हैं। लेकिन हाँ, ये रूल मैक्सिमम जगह वैलिड है। डन है? चलो अब बात करते हैं कि जब सॉल्यूशन बनता है तो उसमें होता क्या है। तो देखो, सॉल्यूशन जब बनता है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन के साथ एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेट करते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम याद करो, जब इक्विलिब्रियम पढ़ना शुरू किए थे हम लोग, उसमें सबसे पहला एग्जांपल लिया था पानी में शुगर को डिसॉल्व करने वाला। शुगर क्या होता था? पानी जो शुगर में कन्वर्ट होता था सॉलिड में, और शुगर जो पानी में होता था। और वो एग्जांपल थोड़ा सा भी याद है तो याद आएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम में एग्जांपल लिए थे। सो भैया सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन के साथ एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी सेट करते हैं। इक्विलिब्रियम पे मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, इक्विलिब्रियम हम लोगों ने पहले पढ़ा है। सो बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये दोनों मिलके एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज कि क्या टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। सॉलिड जब भी सॉल्युबल होगा अपने पास लिक्विड के अंदर, तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का इफेक्ट होगा। लेकिन प्रेशर का बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। टेम्परेचर का अच्छा खासा होता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर जो है ये दोनों भी कंट्रोल करते हैं सॉल्युबिलिटी को। मतलब कोई भी चीज सॉल्युबल होगा या नहीं, और अगर होगा तो कितना होगा, इसको कंट्रोल करने में इन दोनों का भी बहुत अच्छा खासा रोल है। कैसे है थोड़ी देर में देखेंगे। चलो, उसके बाद एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? डिसोल्यूशन का मतलब हुआ कि जब कोई भी चीज एकदम वर्ड पे जाओ, डिसॉल्व करना। मतलब कभी भी कोई चीज अगर डिसॉल्व कर रहे हो तो उस डिसॉल्व करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलता है? सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन द सॉल्यूशन। मतलब क्या है इसका? कि अगर आपने शक्कर को पानी में डिसॉल्व कर रहे हो तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि वो धीरे धीरे शक्कर जो है वो खत्म होते जाएगा, डिसॉल्व होते जाएगा, और पानी में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा। ऑब्वियस है ना कि पानी मीठी होती जाएगी। पानी मीठा हो रहा है मतलब पानी में शक्कर का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो किसी भी चीज के घुलने वाला जो प्रोसेस है, इस घुलने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। कौन सा सॉलिड किस लिक्विड में डिसॉल्व होगा? तो भैया लाइक जो होंगे, मतलब अगर दोनों पोलर है तो पोलर पोलर में होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में होगा, मैक्सिमम केसेस में। डन है? तो ये कहानी हो गई सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी की।
अब टेम्परेचर और प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है 2 मिनट बाद देखेंगे, फटाफट से इसको नोट डाउन करो और जिसको समस्या है वो पूछो। छाप लिए? चलो ठीक है सर 1 मिनट। सर बोलो। लास्ट लाइन एक बार फिर से समझा रही है ना, डिसोल्यूशन सॉल्यूट डिसॉल्व नीचे जो है। डिसोल्यूशन का, हाँ मैं बता दे रहा हूँ। देखो ये डिसोल्यूशन के बाद ये दिया हुआ है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे देखो ये 2 डॉट दिए हुए हैं, ठीक है। सॉल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन द सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ डिसोल्यूशन, ऐसे पूरा लिख सकते हो, ये एक ऐसा प्रोसेस है, तो तुम इसमें चाहो तो ऐसे लिख लो, प्रोसेस इन विच सॉल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन द सॉल्यूशन। पानी दिया, उसमें चीनी डाल दिया, उसको घोल रहे हैं, घोलेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूट जो धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, और वो डिसॉल्व होकर कहाँ जा रहा है, सॉल्वेंट के अंदर जा रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है, तो सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। जैसे पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मीठा होते जाएगा, मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में इंक्रीज हो रहा है। तो वही बोला है कि कंसंट्रेशन इंक्रीजेज इन द सॉल्यूशन। चलेगा? यस सर। ठीक। सर यहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर वाला जो पॉइंट है उसके नीचे जगह भी छोड़ना पड़ेगा क्या? हाँ उसके नीचे थोड़ा जगह छोड़ देना, अपन आगे बताने वाले हैं। थोड़ा मतलब जगह छोड़ देना, 8-9 लाइन छोड़ देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कैसा इसका इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, ठीक है। देखो टेम्परेचर का इफेक्ट जो है ना वो बिल्कुल ली चैटलियर प्रिंसिपल वाला होता है। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता था, ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता था कि भैया जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो, वो जो करना चाहते हो प्रोसेस, हमेशा जो रिएक्शन है उसको अपोज करेगा। मतलब आप जो करना चाहते हो उसको रिएक्शन अपोज करेगा, आपको नहीं चाहता कि आप कुछ कीजिए, ठीक है। अब ये यहाँ कैसे एप्लीकेबल है, सो देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसा हो सकता है, तो 2 तरह का इफेक्ट हो सकता है। पहला इफेक्ट, जब अगर आपके पास जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है अगर वो एक्सोथर्मिक है तो कहानी क्या होगी, और एंडोथर्मिक है तो कहानी क्या होगी। सो अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन और एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन होंगे तो कहानी अलग अलग होगी। अब एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन होगा तो क्या होगा, सो देखो याद करो हम पढ़ते थे ली चैटलियर प्रिंसिपल में कि अगर अपने पास एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन होगा, मतलब रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वो बैकवर्ड आएगी। रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वो फॉरवर्ड जाएगी।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड आती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड जाती है। मतलब एक्सोथर्मिक अगर डिसोल्यूशन हुआ, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ, दो केस हो सकता है। पहला केस, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी, तो यहाँ सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। अगर यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, जस्ट अपोजिट। ठीक है, नीचे वाले में कहानी क्या होगा, जस्ट ऊपर वाले का उल्टा। क्या उल्टा? सो अगर यहाँ पे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो आपके पास सॉल्युबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज करेगी, और अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, एक मिनट हो गया यार, ये बहुत कंजेस्टेड टाइप हो गया, एक सेकंड। ठीक है, अब लिख देता हूं। हाँ, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया, पहला अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो आपके पास जो सॉल्युबिलिटी होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये कहानी है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का। एंडोथर्मिक हुआ तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक हुआ तो क्या होगा। ठीक है, एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, उसको ध्यान देना, पहले भी इस एग्जाम्पल पे बात किया है। हमारे पास शक्कर का पानी में मिलाना, चीनी का पानी में मिलाना इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। उसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, उसको छुओगे, उसको टच करोगे तो तुमको फील होगा कि दैट इज वो ठंडा हो रहा है, थोड़ा ठंडा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपने शक्कर को पानी में मिलाना है और अगर आप चाहते हो कि उसका अमाउंट ज्यादा मिले तो हम उसको गर्म करते हैं। गर्म करने पे जितना शक्कर पानी में मिल सकता है वो ठंडे रहने पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया हमको पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक, तो चूंकि शक्कर का पानी में मिलना इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, मतलब पानी में अमाउंट ऑफ शक्कर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका जस्ट ये अपोजिट वाला एग्जांपल देखो, वही मिठाई वाला एग्जांपल। पहले तो गर्म किए, पानी में खूब सारा शक्कर मिला दिए, मिठाई बना दिए, फिर ठंडे के दिन में वो ठंडा हो गया, गुलाब जामुन के ऊपर शक्कर का लेयर बन गया। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो जो शक्कर पहले से डिजोल्व था, तो चूंकि उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई है, तो जो शक्कर पहले से उसमें डिजोल्व था उसमें से वो शक्कर को रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी नहीं रही, तो वो मिठाई के ऊपर क्या हो जाएगा, Students, just wait for 10 minutes.
sorry, 5 minutes. Just wait for 5 minutes. सर का लैपटॉप अचानक ऑफ हो गया है. Sir is returning back. सर अपना लैपटॉप ऑन कर रहे हैं. So stay cool and calm. अपने नोट्स को रिवाइज करो. सर ज्वाइन कर रहे हैं. सॉरी एवरीवन, कुछ पता नहीं यार, कुछ टेक्निकल हो गया था, सो हैंग वैंग कर गया था कंप्यूटर. चलो ठीक है, ओके. सो मैं फटाफट से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और शुरू करते हैं अपनी कहानी. हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है. सो होता क्या है कि जैसे हम ये क्या हो गया, ठीक है. सो ये कुछ चीज़ें हैं इसमें मिस हो गई हैं, ये गायब हो गई यहाँ से हैंग होने की वजह से. सो मैं दोबारा से इसको लिख देता हूँ, ठीक है.
एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है। सो भैया पहला चीज है दैट इज टेम्परेचर का इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एग्जांपल भी अपन देख लिए कि भैया ठंडे के दिनों में जो शक्कर है वो लेयर उसका बन के आ जाता है, क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। और गर्मी के या फिर अगर हमें सीरा बनाना होता है, हमें शक्कर का सॉल्यूशन बनाना होता है, गाढ़ा सॉल्यूशन बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, गर्म करके उसको डिसॉल्व करते हैं ताकि वो अच्छे से डिसॉल्व हो, अधिक अमाउंट में शक्कर डिसॉल्व हो और अपना एक गाढ़ा सा एक थिक सा सॉल्यूशन मिल जाए। सो ये कहानी है टेम्परेचर का इफेक्ट का, कि कैसा टेम्परेचर इफेक्ट देता है जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं। अब बात आता है कि भैया प्रेशर का क्या इफेक्ट है। सो देखो प्रेशर का ना मोटे तौर पे ना कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं इफेक्ट होता, क्योंकि सॉलिड जो होते हैं ना वो हम मान के चलते हैं, प्रैक्टिकली नहीं बट हम मान के चलते हैं कि सॉलिड जो होते हैं ना उनको कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है, हम इनकम्प्रेसिबल हम उनको मान के चलते हैं, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि भैया प्रेशर का उनके ऊपर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। आइडियली, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आइडियली हम मान के चलते हैं कि प्रेशर का उनके ऊपर कोई तरह का इफेक्ट नहीं होता है। तो फटाफट से इसको छापो और जिसको समस्या है या कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछ लो। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल ले सकते हो, बिल्कुल। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल जैसे चूने को पानी में मिलाते हैं, जो चूने को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो तुम गर्मी के दिनों में मिलाओगे तो उतना चूना पानी में नहीं मिलेगा जितना ठंडी के दिन में मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो अगर आपके पास टेम्परेचर कम है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में उल्टा डन है। तो अगर ठंडा करके मिलाओगे तो ज्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू गर्म करके मिलाने से। छापो फटाफट से और किसी को कोई समस्या है तो पूछो। सर जैसे मिठाई वाला और शुगर का एग्जांपल ये थे, वैसे एक्सोथर्मिक का एग्जांपल बताइए ना कोई। बताया अभी ना, जैसे चूना है तो चूने को अगर क्या किया ना, जैसे चूने को कभी पानी में मिलते हुए देखा है आर्यन? नहीं नहीं। देखा। देखो जब चूने को पानी में मिलाया जाता है ना तो वहां पे ना देखोगे तो एकदम बिल्कुल हॉट बबल टाइप का निकलेगा, मतलब एकदम पूरा गर्म हो जाता है वो, ठीक है। सो अब उस प्रोसेस में क्या कहानी है, अब वहां पे चूंकि हीट रिलीज होता है तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब उसको अगर तुम गर्मी के दिनों में करोगे या हाई टेम्परेचर पे करोगे तो चूना अच्छे से उसमें मिक्स नहीं होगा पानी में। लेकिन अगर उसको तुम लो टेम्परेचर पे करोगे या ठंडी के दिनों में करोगे तो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसका एक मतलब एक प्रैक्टिकल सा एक चीज बताता हूँ जो मतलब इससे थोड़ा हटके है बट उस चीज को आप ध्यान रख सकते हो। गांव में जहाँ पे व्हाइट वॉशिंग की जाती है चूने की, देखे होंगे कि गांव में नॉर्मली जो दिवाली का टाइम होता है, दिवाली के टाइम में ये काम किया जाता है। क्यों, क्योंकि दिवाली के टाइम में यूजुअली थोड़ा ठंडा हो जाता है मौसम, तो जब थोड़ा ठंडा हो जाता है मौसम तो उस समय व्हाइट वॉशिंग करना जो होता है ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी अच्छी होती है। अब कोई ये बोल सकता है कि दिसंबर में करो फिर तो बहुत ठंडा होता है, तो भैया दिसंबर में इसलिए नहीं करते क्योंकि व्हाइट वॉशिंग करने से वो लिक्विड होता है, वो पानी तो यूज हो रहा है ना अपने पास, तो हम उसके वजह से जब तक पानी रहेगा उसके वजह से समस्याएं बढ़ सकती हैं क्योंकि ठंडा है। तो इसलिए एक ऐसा मौसम चूज करते हैं जहाँ पे सॉल्युबिलिटी ठीक ठाक मिल जाए, कोई समस्या भी ना हो। तो इसलिए दिवाली वाली के जो टाइम आसपास का मौसम होता है उस समय व्हाइट वॉशिंग की जाती है। शायद ही रेयरली ही कहीं देखे होंगे कि किसी घर में मई में जून में व्हाइट वॉशिंग की जाती है चूने वाली, गांव में। शहर में तो मतलब चूना यूज ही नहीं किया जाता, तो बात ही अलग। ठीक है, डन है आर्यन? यस सर। ठीक है, छापो फटाफट से इसको। ठीक है, सो ये कहानी हो गई सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड की। सॉलिड लिक्विड में कब सॉल्युबल होगा, कितना सॉल्युबल होगा, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं दैट इज गैसेस की सॉल्युबिलिटी। ठीक है,
गैसेस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में कैसी होती है? अब देखो गैसेस की सॉलिबिलिटी लिक्विड में जो होती है उसके लिए एक टर्म डिफाइंड है, एक लॉ डिफाइंड है जिसके अकॉर्डिंग हम गैस की सॉलिबिलिटी को बताते हैं। अब कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा, दुनिया का कोई भी गैस पानी में सॉल्युबल हो सकता है, लेकिन अमाउंट डिफर कर सकता है। अमाउंट डिफर करने का मतलब क्या हो सकता है कि कोई गैस बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, कोई गैस बहुत कम सॉल्युबल है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन हाँ, गैस को अगर हम हाई प्रेशर देके लिक्विड में डालेंगे, गैस को अगर हाई प्रेशर देके अगर हम लिक्विड में डालेंगे तो वो उस लिक्विड में सॉल्युबल हो जाएगा। ऑब्वियस है ये चीज, हम ऐसे भी थोड़ा लॉजिकली सोच सकते हैं कि अगर हाई प्रेशर से पानी में डालेंगे तो गैस थोड़ा तो उसके अंदर जाएगा ही जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी तो आएगी ही आएगी। सो यहाँ पे लाइक डिसॉल्व लाइक वाले टाइप की कोई चीज कहानी होने वाली नहीं है। हाँ, कौन सा गैस ज्यादा होगा कम होगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो अब यहाँ पे एक लॉ होता है दैट इज हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है कि कोई भी गैस पानी में कितनी डिसॉल्व होगी या लिक्विड में कितनी डिसॉल्व होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस गैस का पार्शियल प्रेशर, ध्यान से सुनना, उस गैस का पार्शियल प्रेशर उस लिक्विड या उस जो भी चीज आपने लिया या पानी लिया है उसके ऊपर कितना है। फिर से बोल रहा हूँ, उस गैस का पार्शियल प्रेशर लिक्विड के ऊपर कितना है इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो गैस कितनी डिसॉल्व होगी लिक्विड में। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि मान लो मैंने एक डब्बा लिया, इस डब्बे में मैंने पानी डाल दिया, ठीक है, ये पानी डाल दिया यहाँ पे, और मैं इसमें चाहता हूँ कि CO2 को डिसॉल्व करूँ, मैं चाहता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें डिसॉल्व किया जाए, मैं चाहता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक बनाऊँ मैं कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करके। ठीक है, तो CO2 को डिसॉल्व करूँ, कोल्ड ड्रिंक बनाऊँ। मैं कैसे बनाऊंगा? तो मुझे बनाने के लिए करना ये पड़ेगा कि इस CO2 का बहुत ज्यादा अमाउंट लेके उसको हाई प्रेशर से मुझे इसके ऊपर पुश करना पड़ेगा। बहुत हाई प्रेशर से जब CO2 को मैं इसके ऊपर पुश करूंगा तो ये डिसॉल्व हो जाएगा। ये तो बिल्कुल लॉजिकल लगता है, ऑब्वियस है, ज्यादा प्रेशर दोगे तो आसानी से डिसॉल्व होगा। अब जितना ज्यादा प्रेशर उतना आसानी से डिसॉल्व होना। ठीक है, सो कहता क्या है हेनरी लॉ, इस चीज को ध्यान देना। कहता है कि the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to partial pressure of gas present above the surface of liquid or solution. सॉल्यूशन या लिक्विड जो भी लिया है उसके सरफेस पे कितना पार्शियल प्रेशर है उस गैस का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना सॉल्युबल होगा। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है? सो पार्शियल प्रेशर हम पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़े हैं, पहले भी पढ़े हैं भैया पार्शियल प्रेशर क्या होता है। सो मैं एक बार बता देता हूँ फिर से पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर का मतलब हुआ कि अगर मेरे पास मान लो CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे यहाँ हीलियम भी है, मान लो 3 तरह गैसेज है। सो कितना इसमें मुझे मतलब नहीं है कि ये कितना डिसॉल्व हुआ ये कितना डिसॉल्व हुआ, लेकिन जब मैं प्रेशर लगा रहा हूँ, जब मैं गैस वहां लेके आया हूँ उसमें ये तीनों का मिक्सचर है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ सिर्फ कि CO2 कितना मिक्स हुआ। तो CO2 कितना मिक्स हुआ ये जानने के लिए आपको CO2 का पहले पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। इन सब के वजह से टोटल प्रेशर आएगा, लेकिन CO2 के खुद का प्रेशर कितना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और उसके साथ कौन है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला भी हम पढ़े थे बचपन में, क्या होता है भैया, बचपन मतलब 11वीं क्लास में। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो होता था अपने पास किसी भी चीज का, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस आई। अगर थोड़ा सा याद करो तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग बोलते थे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आई इनटू टोटल प्रेशर, ये होता है पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला। क्या होता है भैया? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। सो आप मोल फ्रैक्शन इनटू दैट गैस, जो भी गैस दिया है उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रेशर निकालो, और फिर उस पार्शियल प्रेशर का यूज करो हेनरी लॉ के लिए। अब हेनरी लॉ क्या कहता है? कहता है कि कितना सॉल्युबल होगा, दैट इज एक्स, ये एक्स है जो सॉल्युबिलिटी बता रहा है इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो कितना सॉल्युबल होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि पार्शियल प्रेशर कितना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे कहानी ऐसी थी, समझो, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स था, यहाँ से क्या हुआ कि प्रेशर ये हटा, प्रोपोर्शनलिटी हटा, तो यहाँ एक कांस्टेंट आ गया KH इंटू एक्स। सो यहाँ से हमको पता चल गया कि भैया कोई भी गैस कितनी डिसॉल्व होगी, ये है डिसॉल्व होने का अमाउंट, और ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। ठीक है, अब यहाँ से ये KH क्या चीज है? तो KH इज द हेनरी कांस्टेंट।
सो ये आपके पास कहानी हो गई कि कोई भी गैस कितनी डिजोल्व होगी पता लगाने का तरीका। अब इस पर न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, क्या होता है, तो इसको अगली क्लास में फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा और फिर इसके आगे कहानी डिस्कस करेंगे हेनरी लॉ की। बाकी यहाँ तक में किसी को कोई समस्या है तो पूछ लो, उस पर अपन बात कर लेते हैं। हेनरी लॉ अगले क्लास में इसको मैं फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा। थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ के आना, थोड़ा रीडिंग डाल के आना, अपन इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, फिर इस डेरिवेशन को फिर से देखेंगे और फिर आगे कहानी पढ़ेंगे। पार्शियल प्रेशर पहले पढ़ाया है, पार्शियल प्रेशर भी पढ़ के आना एक बार। गैसियस स्टेट के नोट्स निकालना, वहाँ पार्शियल प्रेशर पढ़ाया गया, पार्शियल प्रेशर को भी पढ़ के आइएगा, ठीक है। चलो, सो आज की सभा यहीं पे अपन विराम लगाते हैं। अगली क्लास में इसकी आगे कहानी डिस्कस करेंगे। थोड़ा पढ़ के आना, जिसके डाउट्स है वो डाउट्स पूछ सकते हो, बाकी जनता जाना है तो जा सकती है। ओके, एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है, बिल्कुल एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस होता है दिव्यांशु, लेकिन जो KH into X लिखा था वहां पे वो मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन सॉल्यूशन था। दो अलग अलग चीजें, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस गैसियस फेज में, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। तो जो KH into X था वो सॉल्यूशन के अंदर में था। बात करेंगे अगली क्लास में, बट भेजे में गया वो क्या चीज है, लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल होता है। बिल्कुल अनिमेश, लिक्विड को भी हम इनकम्प्रेसिबल ही मान के चलते हैं, ठीक है। जिसको भी इतने में समस्या है, कोई डाउट है पूछ लो, फिर अपन आगे की बात करेंगे। सर बोलो। सर KH का भी कोई वैल्यू होता है? बिल्कुल, KH कांस्टेंट है, अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा। हेनरी कांस्टेंट अगले क्लास में बात करेंगे उस पर, अभी पढ़ाया नहीं है उसको। ठीक है सर। अगले क्लास में हेनरी लॉ फिर से पढ़ेंगे और फिर आगे कहानी। लिक्विड इनकम्प्रेसिबल कैसे है? लिक्विड इनकम्प्रेसिबल कैसे, देखो पानी को तो कंप्रेस कर सकती है क्या बेटा? सर किसी मतलब मान लीजिए बलून में भर दे तो उसको कंप्रेस नहीं करेंगे? कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है? कंप्रेस करने का मतलब है कि तेरे पास 1 लीटर का पानी था तो उसको दबा के आधा लीटर कर सकती है, 800 ml कर सकती है। नहीं। कंप्रेसिबल का मतलब ये होता है कि उसके वॉल्यूम को कम करते हैं, नहीं कर सकते ना। गैस को हम कम कर सकते हैं, सिरिंज में भरा गैस उसको दबाओ वो कम हो जाता है, गैस को हम कम कर सकते हैं। बलून में भर के गैस उसको दबा दिए, कम कर सकते हैं। पानी को कैसे कम करेंगे? पानी के वॉल्यूम को नहीं ना कम कर पाएंगे। शेप एंड साइज बदल जाएगा लेकिन वॉल्यूम थोड़ी बदलेगा, वॉल्यूम तो फिक्स है। ठीक है, परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल नहीं होता है, थोड़ा compressible होगा। हाँ, थोड़ा कॉम्प्रेसिबल होता है, थोड़ा कॉम्प्रेसिबल सॉलिड भी होता है। सर मतलब उतना इग्नोर कर देता हूँ। हाँ, हम नहीं पढ़ते उस चीज को, ठीक है। सॉलिड स्टेट चैप्टर नहीं हटाया गया सिलेबस से दीक्षा, भले बैंक क्वेश्चन बैंक में है चाहे नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ना, चैप्टर नहीं हटाया गया। सर क्वेश्चन बैंक तो नया पब्लिश भी नहीं हुआ, अभी जो ले रहे लोग वो सिर्फ रिड्यूस सिलेबस है। हाँ ठीक है, उससे क्या दिक्कत, मतलब बस ये ध्यान रखना कि भैया हटाया नहीं गया। बहुत लोग ये कंफ्यूजन में, एक बार बस हटाया गया था भाई, उसके बाद कभी नहीं हटाया गया है। सर मतलब अगर अभी क्वेश्चन बैंक बना